नमस्कार, मैं राहुल पटेल आप सभी के समक्ष दोबारा उपस्थित हूँ अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे परिचर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे परिचर्चाएं आयोजित करा रहे हैं। आप हमें बिहार स्वाभिमान आंदोलन हेलो, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सर? आ आप रही है मुझे देख राहुल पा रहे जी। हैं सर? हाँ, जी मैं जी देख पा रहा हूँ, लेकिन आवाज आपकी बीच बीच में सर। कट रही है, इसलिए मैंने अपने माइक को अभी म्यूट कर लिया है। कर लूंगा, तब भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी अब जी सर। अभी आप जी जी सर। दिख रहे हैं और तो मैं हाँ, मैं कहा जी जी सर, मैं कह रहा था कि हम लोग लगातार नई शिक्षा नीति पे परिचर्चाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार ही नहीं वरन देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर का हम अपने इस कार्यक्रम में इस परिचर्चा में स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ वैसे शख्सियत मौजूद हैं जो इस देश के उन गिने चुने शिक्षाविदों में जिनका नाम शुमार है, जो न सिर्फ स्कूली शिक्षा में अपना योगदान दिया है बल्कि उन्होंने उच्च शिक्षा में भी अपना योगदान बखूबी दिया है। सबसे पहले यह कार्यक्रम की व्यवस्था है कि मैं सर का परिचय करवाऊं। हालांकि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर को शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा प्रेमी, कला प्रेमी सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं सर का संक्षिप्त परिचय यहाँ कराना चाहूंगा। हम अपने दर्शकों से यह भी कहना चाहेंगे कि हमारा आप हमें बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पेज पे भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। सर का परिचय। सर का जन्म पूर्वी चंपारण के नगदहा गांव में हुआ था, जो कि एक संपूर्ण साक्षर गांव है। सर की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई और सर ने अपनी उच्च शिक्षा केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। सर ने बीएड, एमएड, एमफिल और पीएचडी यह सारी उपाधियां दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय शिक्षा संस्थान से अर्जित की हैं। एक और भी बड़ा सौभाग्य रहा है आपका कि आपने डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के निर्देशन में आपने अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है और आप भारत के नामचीन शिक्षाविदों जैसे कि प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर और साथ ही भारत के बहुत सारे बड़े शिक्षाविदों
के अंदर में आपने अपना अध्ययन किया है। सर की जो पृष्ठभूमि है वह शुरू तो होती है पूर्वी चंपारण से, लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है वह पूरे राष्ट्रीय फलक पे जाके टिकता है। सर सुपौत्र हैं स्वर्गीय पंडित ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी के, जिन्होंने गोविंदगंज विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे और कई संस्थानों के संस्थापक रहे। सर सुपुत्र है अभियंता श्रीकांत मणि त्रिपाठी जी के, जो कि लगातार ही बिहार और झारखंड में अपना कार्य किए हैं और सर को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आपने बिहार के बंद पड़े प्रशिक्षण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। और साथ ही एक घटना जो मुझे याद आ रही है, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आपके साथ लगभग 2 साल मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट में कार्य करने का अनुभव हुआ। उस समय आपने एक बात बताई थी जो मुझे अभी तक याद है। आपने अपना एक वाकया सुनाया था जिसमें आपने कहा था कि असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में जब आप अध्यापन कर रहे थे तो आपने भाषा से संबंधित एक लड़ाई लड़ी थी। वहां के छात्रों को, मेघालय में यह विद्यालय पढ़ता है, वहां के छात्रों को हिंदी बोलने पर दंडित किया जाता था, जिसका आपने विरोध किया और इसकी अनुगूंज राज्यसभा और लोकसभा तक सुनाई दी। और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कालों में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें हस्तक्षेप किया और विद्यालय के ही नियम नहीं वरन की पूरे राज्य के नियम बदल गए और हिंदी को वहां मान्यता मिली। आप सीमेट जैसे संस्थानों के, बिहार के सीमेट राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के आप अपर निदेशक के पद पे कार्य कर चुके हैं। आपने बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के 15 सदस्यीय टीम में आप शामिल थे तथा उसका अकादमिक संयोजन भी आपने किया। आप शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से लगातार जुड़े रहे हैं। आप एनसीईआरटी, एनआईओएस, डीएलएड फेस टू फेस मोड हो या फिर डीएलएड ओडीएल मोड हो, आपने उसके पाठ्यक्रम विकास में, उसके लर्निंग मटेरियल जो ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल है उसके विकास में आपने अपनी महती भूमिका आपने निभाई है। आप बहुत सारे पुस्तकों के भी लेखक हैं। कुछ पुस्तकें मुझे जो याद आ रही हैं जिसमें शिक्षा की भाषा, शिक्षा के माध्यम भाषा और एक स्कूल का बयान जैसे बहुत सारे आपने पुस्तकें लिखी हैं। आप संवाद में विश्वास रखते हैं, विशेषकर बच्चों को जानने के संबंध में। वर्तमान में आप आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता पद पर कार्यरत हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर का। आप आए और सर आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर धन्यवाद राहुल जी। सर नई शिक्षा नीति पे परिचर्चा हम शुरू करना चाहेंगे सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। पहला प्रश्न है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना हो, अगर राष्ट्र को बदलना हो, राष्ट्र में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। तो हमारे समक्ष अभी एक नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप हमारे समक्ष मौजूद है, जो कि समग्र रूप में प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा की बात करती है। और अभी तक लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मैं आपके दृष्टिकोण से, आपके चश्मे से मैं यह देखना चाहूंगा कि यह नई शिक्षा नीति जो है वह कैसी है और पूर्व की नई शिक्षा नीतियों का एक बाइस्कोप आप दिखाकर और इस नई शिक्षा नीति को
आप समझाने का प्रयास करें सर। धन्यवाद राहुल जी आपका, और अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े सभी मित्रों का। यह मेरा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो अभी अभी आई है, मतलब मुश्किल से जिसको एक पखवाड़ा हुआ है आए हुए, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर विशेष पर हम आज एक ऐसे पाठ का वाचन करेंगे जो आने वाले दिनों में भारत की शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने वाली भी है और परिवर्तित करने वाली भी है। किसी भी नीति पर बात करने के पूर्व एक तो हमें यह समझने की आवश्यकता पड़ती है कि ये नीतियां कहाँ से आती हैं और भारत में इनके आने का, इनके प्रादुर्भाव का क्या कारण रहा है। भारत के यदि आप प्राचीन काल को देखें या मध्यकाल को देखें तो बहुत साफ साफ पता चलेगा कि शिक्षा एक सामाजिक विषय है, और इसमें सीधे सीधे महाराजाओं का, राजाओं का, बादशाहों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह भी ठीक है कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग धर्म से इसका शिक्षा का जुड़ाव रहा, लेकिन ये कहना भी बेमानी है कि जो भारत की ज्ञान परंपरा है वो सिर्फ धर्म की शिक्षा देती रही या धार्मिक शिक्षा से ही उसका पूरा पूरा जुड़ाव था। वास्तव में जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है उसका मुख्य उद्देश्य जीवन के लिए तैयार करना था, और इसके लिए आवश्यक था कि किसी भी शिक्षार्थी का या गुरु का नियमित संबंध उसके तात्कालिक समाज के साथ या तात्कालिक परिवेश से रहे, उससे उसका अलगाव न हो। यानी जो हमारी ज्ञान परंपरा है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, वो हमें यह बताती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और आगे की तरफ देखते जाना है। हम कभी भी इतिहास के कोटर में बैठकर अपने को सुरक्षित महसूस करने वाले लोग नहीं रहे। इतिहास को एक शक्ति की तरह हमने प्रयोग किया है, और इतिहास से ये दृष्टि पाई है कि वो हमें अपने वर्तमान को समझने और भविष्य को देखने या उसको गढ़ने की दृष्टि दी। इसलिए आप देखिएगा कि जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें भिक्षाटन, जिसको यूं ही हम मान लेते हैं कि लोग जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे और अपनी भी और अपने गुरु की दोनों की सेवा किया करते थे। वास्तविकता यह है कि यह एक ऐसा सीखने का अभियान था, या एक तरह से कहिए कि शिक्षार्थियों के, अंतेवासियों के जीवन का एक ऐसा अंग था जिसमें उसका जुड़ाव समाज के साथ नियमित बना रहे। जब जुड़ाव समाज के साथ नियमित बना रहे मतलब यदि एक समूह अपने आश्रम से आखिर भिक्षा मांगने कहाँ जाता होगा, वहीं जहां बस्ती होगी, जहां लोग रहते होंगे, गांव होगा, या एक समूह या एक समुदाय जहां रहता होगा। अब वहां जाने के बाद एक तो आप यूं ही नहीं गए, आश्रम से उस स्थान की कुछ दूरी होगी, आप जाते हुए कुछ अगल बगल देख रहे थे, विभिन्न मौसमों में आप ये देख रहे थे कि खेत में अलग अलग किस्म की फसलें लगी हुई हैं। आपको जो भिक्षा में ये जो भी कुछ मिलता था तो आप ये जान पाते थे कि समाज द्वारा इस तरह के अन्न का या इस तरह की चीजों का उत्पादन किया जाता है। फिर आप लोगों से मिलते थे, लोगों के स्वभाव जानते थे, और समाज में चलने वाली घटनाओं के बारे में भी आप सूचित होते थे या आपको उसकी जानकारी मिलती थी। साथ ही साथ जो समाज था वह इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेता था कि ये लोग जो ज्ञानार्जन के लिए आश्रम में हैं, इनके जीवन को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। यानी आज सरकार मिड डे मील भले दे, तब मिड डे मील जो है क्या, सब डे का मील, मॉर्निंग मील, आफ्टरनून मील और इवनिंग मील या सफर, जो भी आप कहिए, मतलब भोजन की व्यवस्था करना ताकि उनके प्राण अन्न के बिना संकट में न पड़े, यह सामाजिक दाय था। समाज यह जिम्मेदारी स्वीकार करता था कि यह जो समूह है यह हमारे लिए अध्ययनरत है या अध्ययनशील है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के तहत आप जो लोग पुरानी परंपराओं के ज्ञाता हैं, जानते हैं, या मेरी उम्र के जो लोग हैं
या मुझसे थोड़े अधिक शनिचरा के लिए गांव में घूमा करते थे। एक ऐसा आयोजन होता था जब हम एक पीतल के बड़े से परात जिसे कहा जाता है भोजपुरी में, उसमें गणपति की मूर्ति रख के और हर किसी के दरवाजे जाते थे और कुछ गाते बजाते जाते थे। जो गरबा में आप देखते हैं बजता हुआ, उसको हम लोग ठकरा कहते हैं भोजपुरी में, ये बजाते दरवाजे दरवाजे जाते लोगों को के यहाँ, और उनसे जो कुछ मिलता वो हम लेके आते, और वो एक तरह से हमारे गुरु के लिए दक्षिणा थी, यानी हम समाज में। तो उस परंपरा को आप 72, 74, 75 तक मुझे लगता है कि देख सकते थे, तब तक जब तक हमारे प्राथमिक विद्यालयों का सरकारीकरण नहीं हुआ था, यानी वो पूरे तौर पर सरकार के अधीन नहीं गए थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, जब हम मदरसों की तरफ बढ़ते हैं, या प्राचीन काल में गुरुआश्रम है हमारे पास, चतुष्पद हैं, और बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं जो जुड़े हुए हैं मठों और विहारों से, जिसका उच्च शिक्षा नालंदा और विक्रमशिला जैसी संस्थाएं हैं। जैन शिक्षा के केंद्र अपने आए हैं, वल्लभी मुख्य केंद्र है। तो भारत में ज्ञान की एक परंपरा ऐसी रही है जिसमें एक तो गुरु संवाद, शिष्य संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस बात को इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे तो ये हमारी विरासत की चर्चा करता है, और हमारी जो शिक्षाई विरासत है उसको हमें जरूर समझना चाहिए कि हमारी शिक्षाई विरासत क्या है। शिक्षाई विरासत में एक मुख्य बात जो थी वो था गुरु शिष्य संवाद, चाहे उद्दलक श्वेत केतु का संवाद हो या नचिकेता यम का संवाद हो। एक ऐसी व्यवस्था जो नचिकेता जैसे बच्चे में यह भाव भरती है कि वह मृत्यु के देवता के सामने बैठकर भी सीखने की इच्छा रखता है। भारत का बच्चा सीखने के लिए इतना उत्सुक है कि यदि हमको और आपको ये पता लग जाए कि कल सुबह में कोरोना हमें निगल लेने वाला है तो आज से ही सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। लेकिन भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रही होगी जिसने नचिकेता जैसा पात्र गढ़ा कि वह एक समय में अपने पिता के गलत काम का भी विरोध करता है, दूसरी तरफ उनकी आज्ञा का पालन भी करता है। जहां उसे विरोध दर्ज करना है वहां वो विरोध करता है कि इन बूढ़ी गायों को दान में क्यों दे रहे, और जहां उनकी आज्ञा माननी है वहां उनकी आज्ञा मान के यमराज के पास चला जाता है। बार बार यही तो कह रहा था वो कि भाई इस यज्ञ में आपको अपनी प्रिय वस्तुएं दान में देनी है, और आप तो ये बूढ़ी गायें दान में दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पिता नाराज होकर कहते हैं कि जा तुझे यमराज को दान में दिया। यमराज के पास जाता है, 3 दिन बैठता है, और उसको 3 दिन के बाद यमराज से भेंट होती है। तो यमराज उसको 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। वो वरदान मांगता है 2 आप सब जानते हैं कि पिता ठीक ठाक हो जाएं और उनकी स्थिति दुरुस्त हो जाए, और जो उसका अंतिम प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन के बाद क्या। अब एक 10-12 साल का बच्चा भारत का मृत्यु के देवता के सामने बैठ के सीखने की इच्छा रखता है। तो इसलिए ये मानना आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सीखने की जो परंपरा रही है वो हमारी बड़ी शक्ति रही है, और ये आप सभी कालों में देख सकते हैं, औपनिवेशिक शिक्षा के आने के बाद भी देख सकते हैं, और आज भी कई रूपों में वो हमारे यहाँ मौजूद है। आप संगीत को आज भी देखिएगा कि उसी गुरु शिष्य परंपरा में है। विश्वविद्यालयों के संगीत विभागों का जो योगदान है इस देश में, उससे बड़ा योगदान उन घरानों का है जो घराने आज भी गुरु शिष्य परंपरा में चल रहे हैं। तो ये जो हमारा सामाजिक दायित्व था, जो समाज में हम चल रहे थे, और समाज के द्वारा जो एक तरह से गढ़ी हुई हमारी या रची हुई शिक्षा थी, वो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे अब राज्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। राज्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने का अर्थ यह है कि 1813 का वह समय है जब चार्टर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हम हैं, और एक चार्टर आता है 1813 का, और उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि हम 1 लाख रुपए की राशि जो है वो भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे। और विवाद यहाँ से शुरू होता है। विवाद यहाँ से इस बात पर शुरू होता है कि किस भाषा में पढ़ाएंगे आप और क्या पढ़ाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम है वो उस समय 3 भाग में बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ तो है ही भाषाएं, इसमें पढ़ाइए, जो हमारी जिसे आज हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं वो उस समय अस्तित्व में थी, उसमें पढ़ाइए। एक वर्ग था जो कहता था नहीं अंग्रेजी में पढ़ाइए और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान पढ़ाइए। एक तीसरा विपक्ष था जिसकी आवाज नहीं सुनी गई, और नई शिक्षा नीति में उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वह आवाज थी जिन लोगों ने कहा कि यहाँ की जो देशज भाषाएं हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं और बहुत हैं, उन भाषाओं में सीखने का या पढ़ाई लिखाई का सिलसिला
शुरू करना चाहिए। तो 1813 से ये विवाद चलता है। 1823, 1833 का फिर चार्टर, जहां राशि बढ़कर 1 लाख से 10 लाख होती है। फिर मैकाले का आना और मैकाले द्वारा मैकाले मिनट का 1835 में होना, फिर 1839 में ऑकलैंड का आना, 1854 के वुड्स डिस्पैच में भारत की तमाम शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा ढांचा गढ़ना, जैसे कि भारत में हम लोगों का जो ढांचा था वो प्रारंभिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा थी, मकतब था और मदरसा था। वैसी स्थिति में जो हमारा दाय था वो सिर्फ 2 भागों में बटा हुआ था। वुड्स डिस्पैच ने इसको अलग अलग भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा की, मिडिल स्कूल किया, हाई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए। विश्वविद्यालय बनाए तो किस आधार पर विश्वविद्यालय बनाए? उन्होंने जब विश्वविद्यालय बनाए तो जो विश्वविद्यालय बनाए वो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला के आधार पर नहीं बनाए। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय बनाए। और लंदन विश्वविद्यालय उस समय क्या था? लंदन विश्वविद्यालय उस समय परीक्षा संचालित करने वाला एक विश्वविद्यालय था। वहां विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की कोई प्रक्रिया नहीं चलती थी। तो हमने उसी को कॉपी किया और कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में 3 प्रेसिडेंसी में अपने विश्वविद्यालय बनाए, जो आधुनिक विश्वविद्यालय के जन्मदाता हैं। तो इसलिए ये तो मान लीजिए कि जो आज का भारतीय विश्वविद्यालय है वह नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी की मतलब उज्जवल या उनकी जो परंपरा रही है उस पर खड़ा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसे गढ़ा ही गया था लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। वहां समय समय पर जो परिवर्तन आए उससे हमारे विश्वविद्यालय भी परिवर्तित और प्रभावित होते रहे। तो 1854 में एक और बात आई, उन्होंने एक विभाग स्थापित किया जिसे DPI कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक शिक्षा का विभाग। शिक्षा में विभाग का मुझे लगता है कि जितना इतिहास मुझे पता है ये पहला अवसर है। राय की बात यदि आप करते हैं तो इतिहास में कहीं कहीं इस बात की सूचना हम लोगों को मिलती है कि टोडरमल ने अकबर के समय में ये पेशकश की थी कि जमीन की जो पैमाइश है वो भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। लेकिन कोई राज्यादेश या बादशाह का कोई हुक्म इस संदर्भ में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। इसलिए यहाँ जो संदेश है 1854 का कि एक विभाग बनेगा, और इसके साथ ही एक और प्रणाली आई जिसे सहायता अनुदान प्रणाली कहा गया, ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड ये कहता था कि तुम 70 से 90 पैसे का जुगाड़ बैठा लो और हम 10 पैसा तुमको देंगे ग्रांट इन एड, और स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, बढ़िया है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। भाई आप देंगे 10 पैसा या 20 पैसा या अधिकतम 30 पैसा, लेकिन इसके एवज में आप करेंगे क्या? आप तय करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होगा, आप तय करेंगे कि शिक्षक कौन होगा, और आप तय करेंगे कि शिक्षक प्रशिक्षण कैसे होगा। यानी जो ट्रेनिंग का शब्द है ये 1854 के वुड्स डिस्पैच से थोड़ा साफ होता है कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देनी है। आज की तरह अध्यापक शिक्षा की बात नहीं है, ट्रेंड करना है एक खास कौशल में। वैसे जो अंग्रेजों के बीच के खतो किताबत है उसमें इसका जिक्र बहुत ही खराब तरह से किया गया है, मैं यहाँ उसका उपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन 1854 के पहले एक अपुष्ट सूचना ये मिलती है कि महाराष्ट्र में 1824 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी। लेकिन 1854 के इस डिस्पैच के आने के तुरंत बाद भारत में अध्यापक शिक्षा की शुरुआत होती नहीं है। यह पीछे की सामग्री मैं इसलिए दे रहा हूं कि आने वाले समय में राहुल जी अवश्य मुझसे अध्यापक शिक्षा पर कुछ जानना चाहेंगे और आप सब भी यदि पूछेंगे। तो अध्यापक शिक्षा की शुरुआत की आधार यही है कि 1882 के हंटर आयोग ने ये प्रावधान किया कि हम अब अध्यापकों के प्रशिक्षण का और विशेष करके प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का काम शुरू करेंगे। आप सब जानते हैं कि नॉर्मल स्कूल अस्तित्व में आए और उसके बाद B.Ed की कहानी तो 20वीं सदी के आरंभ की कहानी है, जो हम अध्यापक शिक्षा में बात करते हुए देखेंगे। देश में ऐसी कई नीतियां, 1882 का हंटर आयोग आया, उसकी भी बहुत सारी अनुशंसाएं थी और बहुत सी अच्छी बातें थी। उसने पहली बार कहा कि ऐसा समुदाय जो पहाड़ों कंदराओं में रहता है, जिस तक शिक्षा की पहुंच नहीं है, हमें उनको उनकी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इस आयोग ने एक और अच्छी बात कही थी और उसने मुझे लगता है कि प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में चिंतन किया था और कहा कि जिनकी उम्र अधिक हो गई है और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसने ही स्थानीय निकायों को
शिक्षा को सौंपने की पहली बार पेशकश की थी, जो अब पंचायती राज के तर्ज पर हम लोगों के माथे पड़ी हुई है। उसके बाद फिर आप सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, 1916 का विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, फिर डायरकी आती है, 1935 में द्वैध शासन होता है, 1944 में युद्धोत्तर विकास के लिए शिक्षा की संरचना सार्वजनिक करते हैं और वहां सार्वजनिक मांग करते हैं। बुनियादी शिक्षा आ चुकी होती है 1937 में। 1907 में राष्ट्रीय शिक्षा की मांग गुरुदास दास बनर्जी की अध्यक्षता में हो चुकी है। ये देश कहता है कि अब हमको अपनी एक देशज व्यवस्था, एक देशज शिक्षा व्यवस्था लानी है। तो वैसे में देश में आजादी के आंदोलन के साथ साथ शिक्षा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, भाषा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, जो साथ साथ चल रहा है। 1937 में जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी की, जिसे हम वर्धा आयोग के नाम से भी जानते हैं, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम, जो गांधी जी की शिक्षाई संकल्पना थी उस पर आधारित, उसमें मातृभाषाओं की जबरदस्त वकालत की गई। और इस बात को 1944 के सार्जेंट आयोग ने भी माना। देश आजाद हुआ आज से 74 साल पहले आज ही के दिन, और आजादी के ठीक बाद जो पहला आयोग बना वो था डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, भारतीय दर्शन के मतलब ख्याति प्राप्त विद्वान, और उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों की जांच के लिए। इसकी इनकी जो अनुशंसाएं हैं, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति और विरासत की बात कही और कहा कि हमें जो शिक्षा चाहिए उसमें आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जानने और समझने की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षा को हमें उस तरफ ले जाना चाहिए। 1952-53 का जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता वाला आयोग है, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इस आयोग ने भी अपनी अनुशंसाएं की और ये कहा कि भाषाएं जो हैं, बच्चों की जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उसमें उनको पढ़ने दिया। और इसका मतलब राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा में भी स्थानीय भाषाओं को स्थान देने की बात की थी। लेकिन ये दोनों ही आयोग एक शिक्षा के एक एक पक्ष की जांच कर रहे थे। जहां विश्वविद्यालय आयोग उच्च शिक्षा की जांच कर रहा था, वही हमारा यह जो मुदलियार आयोग है, यह माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा था। 64-66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग बना, उसे भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके और एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन देने की बात कही गई। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया 1966 में, उस रिपोर्ट के आधार पर ही आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति बनी, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहते हैं। इस नीति के बनने के बाद अब इसका एक रिश्ता थोड़ा दिल्ली की सरकार से भी है कि जैसे जब वहां परिवर्तन होता है तो नए नजरिए की, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता शायद पड़ती है, और इसलिए शिक्षा में भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो यह जो 68 में हमारी नई शिक्षा नीति आई, वास्तव में 1979 में भी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया गया था। लेकिन वो प्रारूप ही रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर 1980 में वही सरकार आ गई जो 77 के पहले थी। जो सरकार आई उसने 1986 में देश की बदलती हुई स्थिति और दुनिया भर में बढ़ते हुए तकनीकी के प्रभावों और शिक्षा की चुनौतियों के आधार पर यह कहा कि भारत एक नई नीति की जरूरत में है, इसे एक नई शिक्षा नीति चाहिए। इसलिए देशव्यापी विमर्श चलाकर, ये ऐसा नई शिक्षा नीति का जो विमर्श है वो किसी आयोग की देन नहीं है, यह देश भर में चलाई गई परिचर्चा से निकली हुई जो बातें थी उनको संग्रहित किया गया। 1968 की नीतियां हमारे सामने थी और उसके आधार पर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो एक तरह से हमारी दूसरी शिक्षा नीति है। और उसके बाद फिर 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिनके जिम्मे यह कार्य सौंपा गया था कि आप जो दिया गया है, जो 1986 की नीति है, इसका पुनरावलोकन कीजिए। और इसके आधार पर उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है, प्रबुद्ध समाज की ओर शीर्षक से। फिर 1992 में इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी
गठित हुई और इसे 1992 का क्रियान्वयन पत्र कहा जाता है, जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोक में है। अब इसके एक लंबे अंतराल के बाद बीच में 21वीं सदी का आगमन हुआ 2000 में, और 2005 में राष्ट्रीय जो हमारा एनसीएफ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 और 2005 विकसित हुआ। 2005 जो विकसित हुआ उसके आधार पर 2000 के आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें नहीं बनाई जा सकी थी, समय कम था। लेकिन 2005 के बाद इतना समय था कि एनसीईआरटी ने उस पर फिर से पाठ्यक्रम बनाया, पाठ्य पुस्तकें बनाई और राज्यों को ये कहा कि आप अपने राज्य के हिसाब से स्कूल के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए पाठचर्या का निर्माण करिए। जो बात एनसीएफ 2005 में कही गई है उसकी कई बातें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। एक बात मैं आगे बढ़ने के पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी नीति संपूर्णता में इस राष्ट्र में कभी लागू नहीं है, और हर नीति की ऐसी बातें जो तत्काल प्रभाव उत्पन्न करने वाली हों उन्हें हमने जल्दी स्वीकार कर लिया है, और लगता है कि जिनका प्रभाव जानने में वक्त लगेगा उसमें थोड़ी हिचकिचाहट देखी जाती रही है आजाद भारत की सरकारों में और अन्य काम करने वालों में, यानी शासन और प्रशासन दोनों में ही। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि प्रशासन की उम्र 3 साल की होती है, इसके बाद उनका तबादला होना लगभग निश्चित है, और शासन की उम्र 5 साल की होती है, क्योंकि 5 साल बाद आम चुनाव होने होते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि शासन 3 साल से आगे सोचने में असमर्थ हो जाता है और प्रशासन 5 साल से आगे सोचने में असमर्थ है। तो ऐसे में जो सभ्य समाज की भूमिका है वो है कि वो इन चर्चाओं को आगे बढ़ाए और यह जानना कि इन अनुशंसाओं के लागू न होने के क्या कारण थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग भी, मैं शिक्षा शास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ, मैंने भी न तो कभी ऐसे प्रश्न पूछने की हिम्मत की है और न ही मुझसे कभी ये पूछा गया कि राष्ट्रीय जो आयोग का आवाज बीच में चली गई थी, अब जा रही है? अब ठीक है सर, आ राहुल रही है, जी, आ रहा है सर, आ रही है जी सर। तो यह जो अनुशंसाओं के लागू न किए जाने पर जो विमर्श है वो इस देश में कमजोर रहा है। लेकिन इस नीति की एक विशेषता यह है कि जो भी इसके आदरणीय कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने, मुझे लगता है कि पहले की नीतियों का, और एक पैराग्राफ इन्होंने लिखा भी है अपने पहले की नीतियों के बारे में, जो जहां ये अपने आधार सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो अपनी नीतियों, पहले की नीतियों का इन्होंने अध्ययन करके और उन बिंदुओं को भी जानने की कोशिश की है जिसे हम आज तक लागू नहीं कर सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जीडीपी का 6% ये मांग तो कोठारी जी की थी, आज थोड़ी उन्होंने मांगा था, 66 में मांगा था। अब तो गंगा यमुना और देश की सभी नदियों में न जाने कितना जल बह चुका, 2-3 पीढ़ियां तो बदल ही चुकी। लेकिन उस बात को यह नीति भी कह रही है, और क्रियान्वयन उसका जैसे होगा, जो चुनौतियों का मामला है वो हम लोग आगे देखेंगे। सर मैं बीच में सर रुकना चाहूंगा सर, इसके लिए क्षमा करेंगे। भाषा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विमर्श है सर इस नई शिक्षा नीति में, जिसके लिए जैसे ही ड्राफ्ट नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ 2019 में, तो बहुत सारे राज्यों ने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद सर देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र पे भी, क्योंकि ये त्रिभाषा सूत्र तो 1964-66 के कोठारी कमीशन की देन है, लेकिन उसके बाद भी सर ये लगता है कि राज्यों का विरोध और उसके बाद फिर
केंद्र सरकार का या कमेटी का, कस्तूरी रंगन कमेटी का उसके प्रति झुकना, और फिर ये इसके बारे में सर विशेष लोगों को या हमारे दर्शकों को जानकारी नहीं है। तो ये भाषा से संबंधित विमर्श और विरोध का ये जो सर जो मुद्दा है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर। राहुल जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं भाषा पर आपसे बात करूंगा, मैं जानता हूं कि जब भी मैं भाषा पर बात करूंगा मैं फंसूंगा और मैं उलझूंगा। लेकिन मैं जो आपका पहला प्रश्न था उसके 2-3 बिंदु केवल मैं छू के आगे बढ़ता हूं। मैं समझ रहा हूं कि पृष्ठभूमि में वक्त ज्यादा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार अपनी आवृत्ति करके चीजों को समझना आसान है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी आयोग या नीति की पूर्णता में, संपूर्णता में लागू करने का इतिहास अभी हमारे इससे नहीं आया है, और वो इस नीति के साथ होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। लेकिन इस नीति ने अपने पहले की नीति की जो बातें नहीं मानी गई उनको सामने रखा, और सामने रखते हुए जो संरचनात्मक एक बड़ा रूप जो दिखाई देता है स्कूली शिक्षा में, वो है उसके संरचना में परिवर्तन का। संरचना में परिवर्तन आप सब जानते हैं कि मैं 10 जोड़ 2 जोड़ 3 पद्धति वाला, हमसे 1 साल ठीक पहले जिन लोगों ने 1980 में पास किया था वो 11 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ वाले थे। अब ये सुझाव तो था कोठारी आयोग का, नीति आपने बना ली थी 68 में, 68 में, और ये लागू होता है बिहार में 77 में। पहला बैच था जो 3 बैच के बच्चे हैं बेचारे, 7वां 6ठा और 5वां वाले, वो अपनी अगली क्लास में किस में जाते हैं? 7वां वाले 8वां में नहीं, 7वां वाले 7वां नवीन में, 6ठा वाले 6ठा नवीन में, 5वां वाले 5वां नवीन में। और इन 3 वर्ष के जो विद्यार्थी थे उस समय, इनका 1 साल गायब हो गया जीवन का। ये पढ़े 11, सर्टिफिकेशन हुआ 10 का। जब ये बीए में गए तो इनको 3 साल लगा बीए करने में। हम लोगों को भ्रम में रखने के लिए 2 साल में पास कोर्स की डिग्री दे दी जाती थी। लेकिन यदि आपको राज्य के बाहर कहीं जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो लोग गए उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ा। जो अपने ही राज्य में रहे और उनको एमए करना था तो उनको 1 साल का प्रतिष्ठा का पाठ्यक्रम पूरा करना था, यानी लगे 3 साल। तो उसी तरह यह जो संरचना, यार मेरे कहने का अर्थ है कि संरचनाएं बदलती रहती है। तो ये जो संरचना थी जो 77 में आई थी, अब यह आयोग जो हमारी नई नीति है वो एक बड़ी बात और नई बात कर रही है जो हमारे दिमाग में रखनी चाहिए। इसने दोनों तरफ कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं। एक तो जो 3 साल की विद्यालय पूर्व की शिक्षा है जिसे हम लोग ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। राहुल जी इस पर आपसे अलग से बात करेंगे, ये उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र भी है, मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा। लेकिन ये 3 साल वास्तव में हमारी शिक्षा में है। आप जब प्राइवेट स्कूलों को देखेंगे तो वहाँ KG 1 to 3 है, मॉन्टेसरी 1 to 3 है, और हमारे सरकारी स्कूलों के साथ हमारा आंगनबाड़ी 3 साल का जुड़ा हुआ है। तो अब इसको लाने का क्या मतलब है, क्यों ला रहे हैं आप? ध्यान रखिएगा कि इस 3 साल के बाद हम पहली और दूसरी कक्षा को भी जोड़ रहे हैं। और पहली और दूसरी कक्षा को जोड़ क्यों रहे हैं? आपको उसके साथ साथ किसी भी दस्तावेज को पढ़ने के पहले उसका जो आधार सिद्धांत है वो जरूर पढ़ना चाहिए और दिमाग में रखनी चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है किसी भी दस्तावेज का, ऐसे दस्तावेजों का, वो होता है उसके मार्गदर्शक सिद्धांत। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है इस दस्तावेज का वो 22 है, और 22 में जो दूसरा ही, एक तो पहला ही कहता है कि आपको बच्चे की जो शक्ति है जो उसमें उपलब्ध है उसकी पहचान करनी है और उसको आदर देना है। मैं अपने शब्दों में उसे कह रहा हूं, अर्थ यही है। और दूसरा वो कहता है कि जो ये बच्चे आ रहे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, जो उनके पास उपलब्धता है, उनकी बुनियादी साक्षरता और गणित, ये माना जाता है, हम लोग सब कोई, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ के जवाब लिख के बड़े हुए हैं, सब मानते हैं कि 8 साल की उम्र तक पियाजे को भी पढ़े, वाइगोत्स्की को भी पढ़े, पता नहीं किसको पढ़े, चॉम्स्की भी पढ़ डाली। तो ऐसे में हमें पता है कि बच्चों की भाषा का विकास कब से कब तक होता है। और ये जो समय है जो पहले 8 वर्षों का, उसमें इन 5 वर्षों को 0 से 3 अभी भी परिवार के जिम्मे है। जो परिवार में सीखने का जो समय होता है, जो हम पहले 6 साल की उम्र तक सीखते थे, अब ये बच्चे 3 साल 0 से 3 जो घर में सीख के आएंगे, और उसके बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8, यानी इस 5 साल में उनका जो बुनियादी साक्षरता जिसको कहते हैं बेसिक लिटरेसी, इसका मतलब केवल ककारा नहीं है, समझ के साथ
पढ़ना यहीं से शामिल हो जाता है। और आगे जब मैं भाषा की बात करूंगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और दूसरा है जो 9 से 12, आप याद करिए कि हमारे पहले वाली जो पीढ़ी थी वो 8वीं क्लास में ही इंजीनियर डॉक्टर हो जाती थी, क्योंकि 8वीं में ही उनका बंटवारा हो जाता था। वे साइंस में चले जाते थे, वो आर्ट्स में चले जाते थे। और साइंस वाला पूछता था कि क्या तुमसे विज्ञान नहीं चला, गणित नहीं चल पाया क्या तुमसे कि आर्ट्स पढ़ रहे हो। उसके बाद हम लोगों की पीढ़ी आई जिसको 10वीं कक्षा तक सभी विषय पढ़ने थे। अब 11वीं 12वीं भी इसमें जुड़ गया है। और आप यदि अभी प्रचलित पाठ्यक्रम को देखें बिहार के या सीबीएसई के, तो आपको बहुत साफ पता चलेगा कि 11वीं 12वीं में साइंस आर्ट्स कॉमर्स का बंटवारा पाठ्यक्रम ने नहीं किया है, पाठचर्या ने नहीं किया है, ये सीबीएसई बोर्ड ने किया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किया। क्योंकि मैं उस पाठ्यक्रम निर्माण समिति का अकादमिक संयोजक था, इसलिए पूरे विश्वास के साथ ये बात आपको बता रहा हूं कि इसमें विषयों की एक सूची दी गई थी और कहा गया था कि इनमें से किन्हीं 3 विषय का अध्ययन कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की मजबूरी क्या थी, उसने तो जो मान्यता दे रखी है अपने विद्यालयों को, उसमें 60 सीट साइंस के लिए, 60 आर्ट्स के लिए, 60 कॉमर्स के लिए, तो नामांकन कैसे होगा। एक बच्चा कहता है कि मैं फिजिक्स, फिलोसफी और कॉमर्स पढ़ना चाहता हूं। आप कहेंगे ये पढ़ के क्या करोगे, क्या करेगा ये पढ़ के। अब जिनको जाना है इंजीनियर बनना है वो पढ़े ना पीसीएम, जिनको डॉक्टर बनना है वो पढ़े पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये आजादी दे रही है 11वीं 12वीं कि हमारे बच्चों को अब इन बच्चों को उस तरह से आप बांध के नहीं रख सकते हैं कि आप साइंस वाले हैं आप साइंस पढ़िए, आप आर्ट्स वाले हैं आप आर्ट्स पढ़िए, आप कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स पढ़िए। अच्छा, भाषाओं की भी आजादी वहां मिलेगी आपको। यहाँ याद रखिएगा कि इस स्तर पर शास्त्रीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाएं भी शामिल की गई हैं और वो सिर्फ अंग्रेजी नहीं है। तो उन भाषाओं के अध्ययन का भी आपको अवसर अब हमारे बाद की पीढ़ी को मिलेगा। ये एक मोटा परिवर्तन है जो संरचना के स्तर पर है। समय कम है, इसकी एक एक अवधारणा पर बहुत दूर तक और देर तक बात करने की और समझने की जरूरत है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसे अभी यही रोकता हूं। केवल इस संरचनात्मक परिवर्तन के उस निहितार्थ को समझना चाहिए जिसके कारण यह परिवर्तन आया है, और इसका पहला जो 5 साल है उसको समझने की और गंभीरता से समझने की जरूरत है। और फिर हमें जो बाद के 4 साल हैं, 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 की जो अवधि है, कि वहां से जीवन की तरफ जाने का, जीवन को देखने का, जीवन के समर में कूदने का कौशल युक्त एक व्यक्तित्व शिक्षा हमें दे पाती है या नहीं। भारत को यदि आत्मनिर्भर होना है, स्वावलंबी भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो ऐसे लोगों का तो विकास करना ही पड़ेगा जो ये तय कर सके कि उन्हें जीवन में करना क्या है। ये नहीं कि ये करने के बाद क्या होगा, बीए पढ़ेंगे तो ये प्रतियोगी परीक्षा देंगे, वो प्रतियोगी परीक्षा देंगे, ये करेंगे। भाई ये भी तो तय करो कि ये करने के बाद क्या करोगे। तो ये जो करने का, जो ज्ञान की दुनिया और मैं बराबर कहता हूं काम की दुनिया का फर्क है, वो मिटाना भी, यानी कौशलों पर फोकस करना। 6ठी कक्षा से कौशलों की बात की जा रही है, लोग बड़े नाराज हैं, 6ठी क्लास से ही कैसे होने लगा। भाई कौशल तो हमारे समय में भी थे। SUPW क्या था, कोठारी ने कहा तो था समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। तो गांधी जी ने थोड़ी कहा था कि समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, उसके लिए 1 घंटी लगा दो अपने स्कूल में ना। गांधी जी ने कहा था चरखा तकली चलाते हुए इतिहास सीख जाओ, विज्ञान सीख जाओ, गणित सीख जाओ, भूगोल सीख जाओ, भाषा सीख जाओ, संगीत सीख जाओ, लय सीख जाओ। तो हमने कहा कि कोठारी जी ने कहा कि नहीं हम तो 1 घंटी चलाएंगे इसमें, यहाँ आप मोमबत्ती बनाना सीखिएगा। हम सब लोग, हमारी पीढ़ी के जितने लोग हैं, उनके प्रमाण पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने SUPW के ग्रेडिंग में सबको A ग्रेड दिया है, और कोई अब हाथ से न मोमबत्ती बना सकता है न एक झाड़ू बना सकता है। तो ऐसे कौशल का क्या करे आदमी, ऐसे कौशल विकास का। तो ऐसे कौशल जो सच में कौशल कहे जाते हैं, जिसका आप उपयोग कर सके। आने वाली पीढ़ी को हमने ऐसा बना दिया है, हम लोग तो आराम से अपने घर का बल्ब बदल लेते थे, अब बच्चे इतने थर-थर कांपते हैं एक बल्ब बदलने में, और परिवार वाले लोग और थर-थराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो घर के जो छोटे छोटे काम भी करने का हुनर था। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। पहले 5 सितारा होटलों में जब आप जाते थे तो एक छोटा सा किट मिलता था जिसे स्विंग किट कहते हैं। उसमें सुई होती, धागा होता और 1-2 बटन होते थे। अब आप जाइएगा तो पता लगेगा कि ये कई जगह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लोग जान गए हैं कि अब जो लोग आते हैं उनको सुई धागा से अपना बटन लगाने नहीं आता है, ये कला उनको मालूम नहीं है। तो कौशलों पर भी यह नीति
फोकस करती है और जो जीवन कौशल हैं, जो जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल हैं, उन पर ध्यान आकृष्ट कर रही है। मानना नहीं मानना आने वाले वक्त की बात है, लेकिन यह नीति बहुत ईमानदारी से स्कूली शिक्षा को एक ऐसा स्वरूप दे रही है जो भारत की विरासत से भी जुड़े और जो काम की दुनिया है उसके साथ जुड़े और उससे ज्ञान का सृजन करे। ये नहीं कि काम की दुनिया अलग, ज्ञान की दुनिया अलग, हम तो अलग हैं, तुम अलग हो। भौतिक विज्ञान वाले अपना भौतिक विज्ञान का सिद्धांत रखें और कुम्हार चाक चलाता रहे और अलग अलग किस्म के बर्तन बनाता रहे, दिन भर भौतिक विज्ञान और गणित का उपयोग करता रहे, लेकिन न उसके गणित से हमें कुछ लेना देना। हम अपने पॉकेट से जब तक मोबाइल फोन निकालें तब तक मछली बेचने वाली 1 किलो 650 ग्राम का दाम रेडी रखती है। हम मोबाइल निकाल के टाक टूक करते हैं, वो कहती है कि अरे सर इतना ऑयल दे दीजिए। आखिर उसके पास गणित सीखने का कौन सा पैटर्न है? स्वेटर बुनने वाली माताएं कौन सा गणित पढ़ी हुई हैं कि जो सबसे कठिन अवधारणा है गणित की पैटर्न, उसका उपयोग वो करती हैं स्वेटर पर। MSc मैथ, MA मैथ वालों को बैठा दीजिए गला घटाने के लिए स्वेटर का, बहुत मशहूर चीज है। और गला घटाना यानी गला बनाना जिसे कहते हैं, नहीं संभव है, पूर्ण गणित है। और यह जो हमारा देशज पसरा हुआ ज्ञान है, जो हमारी स्मृतियों का हिस्सा है, उसको एक तरह से ये दस्तावेज कहता है कि इसके लिए दरवाजे स्कूल के खोलो। तो स्कूल की दुनिया अब परिवर्तित होगी, यहाँ उन लोगों की भी धमक होगी, वे भी आएंगे जो अपने कौशलों में दक्ष हैं और जो स्थानीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, जिनके पास स्थानीय कौशलों का ज्ञान है। इतने के बाद अब मैं अपने को रोकता हूं, नहीं तो इसी चर्चा में आपका समय समाप्त हो जाएगा। मैं भाषा वाले मुद्दे पर थोड़ी बात करूंगा। जी सर, जी सर। भाषा का मुद्दा राहुल जी एक वैसे ही बहुत हुआ है। देखिए एक सवाल चंचला स्क्रीन पे हम लोग को दिख रहा है। जी, हमारी मातृभाषा हिंदी है। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि ये विवाद की बड़ी जड़ है। जैसे ही उत्तर भारत ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे देश के अन्य प्रांत के लोगों को ये तकलीफ होने लगी कि तुम्हारी मातृभाषा हम पर थोपी जा रही है। ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक संपर्क भाषा के रूप में आकार और स्वीकृति पाई हुई भाषा थी, जिसे हमने तब कहा था कि ये हमारी राष्ट्रभाषा होगी, हमारी संपर्क भाषा होगी। और इसके लिए आप उत्साह में कहिए या जो कहिए, एक भोजपुरी भाषी ने कहा कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। भाई, एक भोजपुरी जानने वाले की, एक अवधी जानने वाले की, एक ब्रजभाषा जानने वाले की, जब तक हिंदी के पास अपना संसार, साहित्य का अपना संसार नहीं था, तुलसी भी आपके, कबीर भी आपके, सूरदास भी आपके, और उनके वंशज कहाँ गए? आज जो अवधी में लिख रहे हैं वो कहाँ? आपके हिस्से नहीं आएंगे। जो ब्रज में लिख रहे हैं वो आपके हिस्से नहीं आएंगे। विद्यापति आपके हिस्से, और उनके वंशज जो आज मैथिली में लिख रहे हैं वो बाहर निकल गए। तो ये जो विमर्श है भाषा का, वास्तव में इस सोच के साथ मुझे लगता है कि शुरू होता है और इसी नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से, जिसकी मातृभाषा भोजपुरी है, वो हिंदी को अपनी पहली सीखी हुई भाषा मानता है या अध्ययन अध्यापन की भाषा मानता है। मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी ही मानता हूं, क्योंकि मैंने उसी भाषा को परिवेश से पकड़ा है। मैं खूब जानता हूं कि मुझे हिंदी की वर्णमाला मेरे छोटका मौलवी साहब ने नगदहा के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई थी, और अ आ ई से दर्शन मुझे वहां उगे थे। मैं वहां जाकर जान पाया था कि मेरे परिवेश का रुन्नी अमरूद होता है। मैं वहां जाकर जान पाया था कि मेरा गोड़ वहां पैर है। इसलिए हमारी जो मातृभाषा थी उसमें और हिंदी के बीच भी जो शाब्दिक फर्क था, और लिखने में हमको भोजपुरी लिखने की उस समय जरूरत नहीं पड़ी, हिंदी हम लिखते थे। तो ये जो लगातार विरोध होता रहा है हिंदी का, वो मुझे लगता है कि इस कारण भी होता है कि उत्तर भारतीयों ने ये मान लिया और ये कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो भाई, जो दूसरे लोग थे जिनके क्षेत्र में हिंदी बोली बरती नहीं जाती है किसी न किसी रूप में, उनको लगा कि आप हिंदी हम पर थोप रहे हैं। अंग्रेजी इस बीच में, जिसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि स्लिप और गली से शानदार चौका लगा ली, अंग्रेजी ने वही काम किया। अंग्रेजी न किसी क्षेत्र की भाषा है, न किसी धर्म की भाषा है, तो इसलिए इसको बड़ा आनंद है। इसमें सभी अनुवादक हैं, आप तमिल से अनुवाद करिए और मैं हिंदी से अनुवाद करूं या भोजपुरी से अनुवाद करूं। तो ऐसे में होता यह है कि हम दोनों एक ही धरातल पर खड़े मिलते हैं और दोनों ही अनुवादक हैं। दोनों मतलब मौलिक रूप से अपनी चीज नहीं दे रहे हैं, हम अनुवाद करके परोस रहे हैं इसको,
तो हम एक बराबरी पर आ जाते हैं, क्योंकि एक ही अखाड़ा है। अब आप कहिएगा कि तुम हिंदी के अखाड़े में आके हमसे लड़ो, उसको तकलीफ होगी। भाई ये तो तुम्हारा अखाड़ा है, तुम जानते हो कि इस अखाड़े की मिट्टी में कितना तेल है, तुम जानते हो कि इस अखाड़े की मिट्टी में मतलब छिछलने का या पिछलने का कितनी ताकत है। हम क्यों तुम्हारे अखाड़े में जाके लड़े। तो इसलिए अंग्रेजी का बाजार जो है ये सुरक्षित रहा है। और मुझे लगता है कि जो भाषा का विमर्श है इस दस्तावेज में, यदि ईमानदारी से भारतीय भाषाओं लागू करना है तो बिहार में हमें अपनी प्राथमिक कक्षाओं में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और वज्जिका को लागू करना। राज्य की भाषा के रूप में आप छठी कक्षा से या इच्छा हो तो पहली कक्षा से भी हिंदी पढ़ाइए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन हम नाराज हो जाते हैं। हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जब नया पाठ्यक्रम बनाया उसमें इन भाषाओं को रखा और छठी कक्षा से रख दिया। बिहार में ये पहला प्रयास था जब हम अपनी स्थानीय भाषाओं को छठी कक्षा से एक विषय के रूप में पढ़ने पढ़ाने का उपक्रम कर रहे थे। हम लोगों ने बड़े उत्साह से रखा, लेकिन इसको पढ़ने वाला ही नहीं मिला। भोजपुरी की किताब ही नहीं छपी, मगही की किताब ही नहीं छपी। अब ये 6 से लेके 12वीं कक्षा तक 7 साल का एक समय दिया गया था कि आप इन अपनी मातृभाषा को पढ़िए। लेकिन मन क्या था, नाराज होने से काम नहीं चलेगा। मानसिकता क्या है हमारी? मानसिकता यह है कि अंग्रेजी आगे बढ़ने की भाषा है। आप पहली कक्षा से लेके और पीएचडी की डिग्री तक इस भाषा में हासिल कर सकते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं 14 सितंबर 1985 के बाद अंग्रेजी का उपयोग करता नहीं हूं। हिंदी दिवस के दिन लिए गए इस संकल्प के कारण मैं एक घटना राहुल जी ने आपको सुनाई कि उसी कारण मैंने वहां से भी अपनी नौकरी छोड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मुझे झगड़ा करना पड़ा जब मुझे अपना एमफिल हिंदी में जमा करना था, जब मुझे अपना पीएचडी जमा करना रहा। तो एक हिंदी वाला संघर्ष करके वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसकी सीमा है, लेकिन अंग्रेजी में आपको इन संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं एमफिल में ये संघर्ष कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में कि मुझे हिंदी में पढ़ाओ और नहीं तो मेरा शिक्षण शुल्क वापस करो। तुमने हमसे ट्यूशन फी क्यों लिया? जब यदि लिया है पढ़ाने का शुल्क तो या तो पढ़ाओ नहीं तो वापस करो। तो उस पर एक कमेटी बनी, बहुत उसमें विवाद हुआ और मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था। बाद में मेरी बात मानी गई मुझे हिंदी में। लेकिन मैं जितनी देर तक हिंदी में पढ़ाए जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, मेरे अंग्रेजीदा मित्र जो मेरे साथ थे वो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, वो अपने विषय की तैयारी कर रहे थे। निश्चित तौर पर वो हमसे आगे जाएंगे, हमसे आगे निकलेंगे, क्योंकि उनको ये अतिरिक्त समय मिला। मेरा समय संघर्ष में भी था, उनका समय तैयारी में भी था। तो इसलिए जो आसान रास्ता है इस देश में ऊपर तक चढ़ जाने का वो अंग्रेजी है। और कमाल यह है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हम संस्कृत तो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी का पीएचडी का थीसिस अंग्रेजी में लिखते हैं। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में यह अनिवार्य है कि आपको अंग्रेजी की थीसिस, शोध प्रबंध, हिंदी की का शोध प्रबंध अंग्रेजी में लिखना है। इस आयोग ने संस्कृत के संदर्भ में एक अच्छी बात कही है कि उसे शास्त्रीय और आधुनिक दोनों भाषाओं के रूप में बरतने की जरूरत है और उस तरह से उसे पढ़ाया जाए। जब हम लोग संस्कृत की पाठ्यपुस्तक बना रहे थे तो इसे ध्यान में रखा गया था कि सिर्फ हम प्राचीन ज्ञान को ही संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा न बनाएं। आपको भी याद होगा जब हम लोग संस्कृत की पाठ्यपुस्तक पढ़ते थे तो दूरदर्शनम उसमें एक पाठ होता था, पाल लिप्को महोदय से ही इसकी शुरुआत होती थी। तो संस्कृत को आधुनिक भाषा के तौर पर भी बरतना होगा। संस्कृत की किताब में रुचिरा जिसकी चर्चा राहुल जी कर रहे थे, उसमें एक पाठ है सप्तभग्नया। हमने 7 सिस्टर्स पर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को मिलाकर एक पाठ उसमें रखा है। भोजपुरी की एक कविता का अनुवाद संस्कृत में उस पाठ्य पुस्तक में है, कते दिन राम भरब हम गगरी। तो भाषाओं के बीच जो संवाद करने की शक्ति है उसे यदि हम क्षीण कर देते हैं, उसे यदि हम भंग कर देते हैं, तब कठिनाई होगी। इसलिए भाषाओं के बीच संबंध कायम रहे और वर्चस्वधारी भाषा की पहचान हो सके। जैसे ही मैं कहता हूं कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, हिंदी वाले मित्र हमसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो हिंदी के विरोध में हो, जीवन भर तुमने हिंदी की लड़ाई लड़ी, हिंदी की रोटी भी खाई और अब कह रहे हो कि नहीं हिंदी तो तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। हमने कहा भाई मैं मानता हूँ हिंदी मेरी माध्यम भाषा रही है, मैं उसी भाषा में पढ़ा हूँ, लेकिन मातृभाषा तो मेरी भोजपुरी है जो हमने अपने परिवेश से पकड़ी। वजिका वालों की वजिका है, अंगिका वालों की अंगिका है, वहां भी कुछ साहित्य सुरक्षित है। कठिनाई सिर्फ ये होगी कि
हेलो, लग रहा है सर से संपर्क टूट गया है। क्या सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? राहुल जी, राहुल जी, जी जी। सर का कनेक्शन कट गया है। आप सारांश को रखें, दर्शक सुनेंगे, उसको समझेंगे, तब तक सर फिर जुड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो अभी हम डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर को सुन रहे थे। डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर आज के दौर के एक बहुत बड़े न सिर्फ शिक्षाविद हैं, बल्कि एक गांधीवादी शैक्षिक चिंतन को लिए हुए हैं। सर कौशलों की बात करते हैं। सर काम की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा में कोई फर्क नहीं समझते हैं। वह यह मानते हैं कि जब तक काम की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा एक नहीं होगी, तब तक हमारी शिक्षा नीति, कई शिक्षा नीतियां बनेंगी और उन शिक्षा नीतियों को जब तक जोड़ा नहीं जाएगा इन दोनों विमर्श के बिंदुओं को, तब तक यह संभव नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। नई शिक्षा नीति पर सर का जो विश्लेषण था, खासकर स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, वह बहुत ही प्रेरणादायी था। अभी सर हमसे नहीं, आवाज आ रही है अभी राहुल जी? हेलो सर। जी सर। आवाज? जी सर, बोला जाए सर। अच्छा, वो तकनीकी कारणों से बीच में कभी कभी यही है, तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि हम बीच में तार हम लोगों का टूट गया था। तो भाषा के जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, तो एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। इस नीति में जो बात कही गई है देशज भाषाओं के पक्ष में, मेरे जैसा व्यक्ति जो भाषा के माध्यम से बच्चों की, अपनी भाषा के माध्यम से बच्चों की को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देने का हिमायती है, वो ये मानता है कि इस मामले में एक क्रांतिकारी कदम होगा यदि सच में हम तथाकथित हिंदी प्रांतों में भी वहां की भाषाओं में वहां के बच्चों को शिक्षा देने की बात करें या शिक्षा ग्रहण करने की बात करें। इस खतरे से यह आयोग भी मुझे लगता है कि परिचित था और यह नीति भी परिचित है। इसलिए जब इस दस्तावेज में पढ़ेंगे तो ये लिखता है कि यदि मातृभाषाएं और प्रादेशिक भाषाओं में किसी तरह का गैप दिखाई देगा तो उसे पूरा करने का है, उसे पाटने के लिए अतिरिक्त सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। संभव है कि पहले चरण में हम जो अभी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं और जिसमें सामग्री उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम अध्ययन अध्यापन को चलाते रहें इस ब्रिज मटेरियल के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने बीच में SCRT में एक बार इसे बनाने की कोशिश भी की थी, बनी हुई भी है विभिन्न स्थानीय भाषाओं के साथ। तो एक रास्ता ये है जिसके सहारे वो चलेगा। त्रिभाषा सूत्र जो है ये आप सब जानते हैं कि पहले से चला रहा है और इस नीति ने भी पहले जो बात कही थी, यदि आप हिंदी में जो इसका 650 पृष्ठ का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है इस कमेटी की और लगभग 484 पृष्ठ में अंग्रेजी में, उस मूल को यदि आप पढ़ेंगे तो इस विवाद मतलब भाषा के संदर्भ में और भी दृष्टि खुलेगी। लेकिन यहाँ जो बात आई है उसमें बहुत साफ साफ लिखा है इसने कि त्रिभाषा सूत्र में 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। और एक पंक्ति है जो ध्यान देने वाली है कि किसी पर कोई दूसरी भाषा थोपी नहीं जाए। लेकिन कमाल यह है कि क्या भविष्य में यह बात अंग्रेजी के लिए लागू होगी या सिर्फ यह बात संस्कृत और हिंदी के लिए है या अन्य देशी भाषाओं के लिए, ये समझने की बात है। जब हम इस देश में संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संस्कृत लादी जा रही है, और दूसरी तरफ खूब लेख लिख के हम लोग बड़े हुए हैं जिसमें लिखते रहे कि संस्कृति संस्कृताश्रिता। तो इसीलिए संस्कृत को आधुनिक भाषा के रूप में भी बरतने की कोशिश करनी है
और ये जरूर कोशिश की जानी चाहिए कि संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ा जाए, संस्कृत को अनुवाद की भाषा न बनाई जाए। नहीं तो मैं बराबर एक उदाहरण देता हूं कि अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। जब आपने सिर्फ अर्थ निकाल लिया युधिष्ठिर से पुत्री नकुलेन सह विवाहिता सह देवेन पूजिता, तो सामान्य अर्थ यही होगा कि युधिष्ठिर की बेटी की शादी नकुल के साथ हुई और सहदेव के द्वारा पूजी गई। कितना अनर्थ, हाय हाय मचने लगेगा देश में। भारत में महाभारत काल में चाचा की शादी भतीजी के साथ हो जाती थी। भाई इसके निहितार्थ हैं। अब ये तभी संभव है जब आप अनुवाद के रूप में केवल इस भाषा को न पढ़े हो। निहितार्थ यह है कि कहा गया है कि युधिष्ठिर भारत में युद्ध में स्थिर रहने वाला, हमारी परंपरा में किसको माना गया है? युद्ध में स्थिर रहने वाला सिर्फ एक है और वो है हिमालय। नकुल जिसके कुल का पता नहीं है, वो कौन है? शिव है। तो जिसके कुल का पता नहीं है, उस शिव का विवाह हिमालय की पुत्री सती या पार्वती के साथ हुआ। सहदेवेन पूजिता, वो अन्य देवों के साथ पूजी गई। अर्थ यह, और आपने नेतार्थ यह, आपने अर्थ निकाला और फिर संस्कृत की ऐसी ही व्याख्या आप पढ़ा रहे हैं दुनिया भर को। तो इसलिए भी यह आवश्यक है कि हम संस्कृत को या कोई भी भाषा, आमतौर पर अब जो पब्लिक स्कूल हैं वो हर पीटीएम जिसे वो लोग कहते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट, पीटीएम ही है, वो पिटाई के बराबर ही है। उसमें ये निर्देश दिया जाता है कि देखिए यदि आपका बच्चा घर में भोजपुरी बोला तब समझ लीजिए कि कहीं अंग्रेजी नहीं सीखेगा। इसका मतलब है कि कोशिश करिए घर में भी अंग्रेजी बोलिए। हमारी माएँ मतलब हमारी पीढ़ी में और हमारी बाप की पीढ़ी में भी एकदम ठेठ भोजपुरिया थी, उन्होंने भी कोशिश कर करके अपने बच्चों के लिए हिंदी सीख ली। यदि वो गोपालगंज शहर में रहने लगी तो भोजपुरी भूल गई। मेरे बचपन में गोपालगंज में जितनी भोजपुरी थी, अब उतनी भोजपुरी वहां नहीं है। मेरा काम गुदड़ी बाजार में बिना भोजपुरी के नहीं चल सकता था, अब चलेगा। मैं अब अपने उन वैसे विजय भतीजियों के साथ जो गांव छोड़कर मोतिहारी शहर में रहने आ गए, यदि उनके साथ संवाद कायम करना चाहूं तो मेरी भोजपुरी असमर्थ हो जाएगी। अब उन्होंने एक तरह से वहां जाकर ये मान लिया है कि स्कूल कहता है कि घर में देखिए हिंदी और अंग्रेजी ही। तो इन पब्लिक स्कूलों ने जो सत्यानाश किया है हमारी मातृभाषाओं का, हमारी स्थानीय भाषाओं का, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कोई राजेंद्र प्रसाद नहीं गढ़ सकते, ये कोई डॉक्टर अमरनाथ झा नहीं गढ़ सकते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन भर भोजपुरी बोलते रहे और अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी जानते थे, सीधे इसके थे। बगल में सिवान जीरादेई के, पता नहीं उन्होंने कहां से सीख ली। डॉक्टर अमरनाथ झा मैथिली बोलते रहे जीवन पर्यंत। और भारत ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया के ज्ञात इतिहास की यह पहली घटना है जब एक पुत्र अपने पिता से कुलपति का चार्ज लेता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आखिर वो कौन से प्रावधान थे जिसमें इसी समाज से एक अमरनाथ झा निकले? हम उन बिंबों का, उन मानकों का उपयोग क्यों नहीं करते कि हम पहले ही कहते हैं कि ना मैथिली बोल रहे हो, गए काम से, किसी काम के नहीं रहो। भोजपुरी बोल रहे हो, गीका बोल रहे हो, अवधी बोल रहे हो, ब्रजभाषा बोल रहे हो, गए काम से। हम सब जानते हैं कि हमारी सीखी हुई भाषाओं पर हमारी मातृभाषाओं का कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। जब मैं तालब श के प्रति सतर्क हो जाता हूं तो सतर्क हो जाता हूं। जब शीशा कहना है तो जहां शीशा कहना है वहां शीशा हो जाता है। यदि शंकर कहना है तो शंकर हो जाता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा में ही नहीं। हम रोज शंकर काका को प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, नौ त्रिशूल लेके खदेड़ते हैं कि तुमने मुझे क्या कहा। आप सब जानते हैं कि दंत सवाले शंकर का क्या मतलब होता है। न गांव के हमारे काका हमको खदेड़ते हैं कि तुमने हमको क्या कहा। तो इसलिए चूंकि ये हमारी मातृभाषा में नहीं है, अब असमीज में चवर्ग नहीं है। चिड़िया चूचू करती है, बच्चे को कहिएगा तो वो कहेगा चिड़िया सूसू करती है। ध्यान से सुनिएगा तो वो कहते हैं आपको मिलेंगे सलिए चाय पीते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा में चवर्ग नहीं है। उनकी सीखी हुई भाषा जो हिंदी है उसमें उनका ये प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। और पूरे भारत भर में जो सीखी हुई हिंदी है उसका प्रभाव दिखेगा। एक पंजाबी बच्चे को बहुत परिश्रम करनी पड़ती है ये सिखाने में कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया। वो हर बार कहेगा बंदर पेड़ उते चढ़ गया। जैसे हमारे जो शिक्षक बंधु हैं जो पड़ोसी प्रांत के हैं, हरियाणा हिंदी प्रांत है, लेकिन स्कूल ही कहेंगे, विद्यालय ही जाएंगे, पार्क में ही खेलेंगे। अब आप शुद्धतावादी नजरिए से हिंदी को पकड़ने की कोशिश करिएगा तो परेशानी होगी। लोग कहते हैं हिंदी में अंग्रेजी शब्द क्यों आ गया? अरे हिंदी तो वो उदार भाषा है जिसने सबके लिए अपने खिड़की दरवाजे सब खोल रखे हैं। जब आप हमारा लाठीचार्ज लेके चलेगा तो कोई बात नहीं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया डकैती लिख रहा है तब तो आपको तकलीफ नहीं हो रही। और हमने स्टेशन ले लिया तो आप परेशान हैं कि हम स्टेशन की जगह पर कहें धूम्र सकट आवक जावक रुकमी न स्थल। ये हिंदी को
वास्तव में प्रताड़ित करने वाली पीढ़ी के लोग हैं। ये उस अंग्रेजीदा समर्थक वर्ग के लोग हैं जो हिंदी का विकास नहीं चाहते। तो महज ये भाषा द्वंद्व का मामला है, इसमें मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता। लेकिन इस दस्तावेज की जो बड़ी और अच्छी बात है वो यही है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें 2 भाषाएं जो भारतीय भाषाएं होंगी वो आपको पढ़ना है। तीसरी भाषा के रूप में आप विदेशी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। और ये सभी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो, फारसी हो, अरबी हो, संस्कृत हो, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में भी आप ले सकते हैं, मलयालम हो। और दूसरी तरफ आप कई विदेशी भाषाओं को, उसमें फ्रेंच है, जर्मन है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं को भी आपको सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये अवसर मिलेगा कहना बड़ा आसान है, शिक्षक कहाँ से आएंगे? अभी तो इसने एक अनुशंसा की है कि 1:30 का अनुपात होगा। अब 1:40 में तो आंधी आ रही है, 1:30 का अनुपात होगा। अब बनाने वाले क्या करते हैं? हम लोगों की समस्या ये है कि जब हम लोग पाठ्यक्रम बनाने बैठते हैं, जब पाठ्यपुस्तक बनाने बैठते हैं, तो हमारे सामने वो मानक रूप रहता है, एक आदर्श रूप। एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30 होंगे, तो हमने 30 के हिसाब से बना दिया कि अच्छा चलो इस तरह का पाठ्यक्रम, ऐसी पाठ्यपुस्तकें कि शिक्षक को हर बच्चे पर ध्यान रखने का समय मिलेगा। पता लगा जब हमारा शिक्षक क्लास में गए तो वहां 30 और 40 कौन कहे, 96 बैठे हुए हैं। अब सारी पाठचर्या, सारा शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त। जो तैयार करके वो गए हैं वहां धाराशायी हो जाता है। तो युद्ध क्षेत्र का की जो वास्तविक छवि है वो दिखानी चाहिए और वो देखनी चाहिए, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा हथियार, कौन सा औजार काम कर रहा है। तो इसलिए अभी जो देश की स्थिति है उसमें जो भाषा का विमर्श है या जो भाषाई स्थिति है उसमें अंग्रेजी दौड़ में बहुत आगे है। और पब्लिक स्कूलों ने, विशेष करके सीबीएसई ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है कि इस देश के कोने कोने में हम अंग्रेजी को फैला देंगे। आप सब जानते हैं कि वर्ष 1990 के पहले उत्तर बिहार में जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय था वो सिर्फ 2 था, सुतियारा सीतामढ़ी का केंद्रीय विद्यालय और बरौनी रिफाइनरी का केंद्रीय विद्यालय, बाद में मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय। तो हम लोग तो विकल्पहीन दुनिया के बच्चे थे, हमारे हिस्से अंग्रेजी थी नहीं। मैं तो मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, बेतिया का KR हाई स्कूल बेतिया, लेकिन वहां भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पाठ्यक्रम चलता था। माध्यम भाषा पढ़ाने लिखाने की हिंदी थी और हम लोगों की आपस में बातचीत करने की भाषा भोजपुरी थी। हमारे वैसे मित्र जो मैथिली बोलते थे, जो पटना से गए थे वहां चूंकि छात्रावास था रहने के लिए, आज वो दुनिया के दूसरे देश में रहते हैं। जब उनसे फोन पर, मोबाइल पर बात होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि अनमनस्क होके आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कहा कि और मित्र कहो क्या हाल चाल है, तो उधर से आवाज आती है खिसियाइल बड़े का। मतलब यदि हम उनके साथ हिंदी में संवाद करते हैं तब भी उनको लगता है कि नाराज है। यानी जो सहमति की भाषा है हमारे बीच में वो भोजपुरी है, वो उस परिवेश से उनके द्वारा सीखी हुई भाषा है। मेरी मातृभाषा मैथिली नहीं है, लेकिन मैं 2 वर्ष दरभंगा में पढ़ा और वहां से मैंने अपने कबीलपुर और डरहार के मित्रों के साथ मैं संवाद कायम कर सकूं, इसलिए मैंने मैथिली सीख ली। मैं किसी किताब से मैथिली नहीं पढ़ा, उनसे मैथिली सीखी। इसलिए अवसर मिले तो आप कई भाषाएं सीख सकते हैं। हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि अगर भाषा पे बातचीत की जाए तो मतलब कई दिन कम पड़ जाएंगे सर आपसे भाषा विमर्श के मुद्दे पे बात करने में। सर ये मेरा कमजोर सर एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे सर अभी चर्चा करना बाकी है। हालांकि सर आपके पास समय कम था, अगर समय हो सर तो इस मुद्दे पे अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो मुद्दा था उस पे सर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। सर एक बात कल शायद या किसी ने पूछी थी मुझसे, वो मैं पहले साफ कर दूं, जो इस परीक्षाओं से संबंधित है कि ये कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि 3री, 5वीं और 7वीं में भी ऐसी स्कूली परीक्षा ली जाएगी जो किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा संचालित है। तो इसलिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मामला है वो और सघन होगा और प्रकार बदलेगा। ये आयोग ये कह रहा है कि लचीलापन होगा, कई बिंदु होंगे जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन ये अभी से आजादी नहीं मिलने वाली है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई, अब कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लोग इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उस अनुशंसा को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है और उसके ऊपर और नीचे भी 2 अनुशंसाएं हैं जिसे पढ़ी जानी चाहिए।
राहुल जी, अध्यापक शिक्षा की बात अभी आपने की, मैं जो एक बड़ा परिवर्तन है, हाँ सर, अध्यापक शिक्षा ही थी ना राहुल जी? एक और हाँ अपने अपने प्रश्न में सर, जी सर, अध्यापक शिक्षा ही थी। अपने प्रश्न में कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो ये है कि क्या सर 2 साल का बीएड और 2 साल का डीएलएड क्या खत्म होने जा रहा है सर? ये उसी प्रश्न में इसको जोड़ लिया जाए सर कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं और क्या ये दोनों 2 साल के जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है वो क्या बंद हो जाएंगे? निर्धारित समय से हम लोग 10 मिनट आगे चले गए हैं, मतलब 5 बजे तक का वक्त था और ये था कि 10 मिनट। यदि आप सबके पास समय हो तो इस चर्चा को हम पूरा कर लें, क्योंकि फिर बाद में अलग से किसी दिन और भाषा पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि क्या है। अभी हम अध्यापक शिक्षा के उन तत्वों को पकड़ने की कोशिश करें जिसमें अपनी चर्चा में पहले ही मैंने बताया कि इस देश में कैसे अध्यापकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, फिर 7वें दशक में जाकर हम कैसे अध्यापकों के प्रशिक्षण से अध्यापक शिक्षा की तरफ बढ़े, पूर्व सेवाकालीन, सेवाकालीन और समय समय पर पड़ने वाली जरूरतों को, पूरा चुनौतियों को से निपटने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है एक शिक्षक को, इसको ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा की संरचना की गई। अब यह अध्यापक प्रशिक्षण नहीं है, इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो यह आया है कि अब यह विषय हाशिए का विषय नहीं होगा। हाशिए का विषय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग का मतलब क्या होता था। सब जो इस व्यवस्था से निकले हैं वो सब जानते हैं कि हम कैसे विश्वविद्यालय के एक कोने के जंतु थे। हमने एमए किया और दाल नहीं गली तो कहा गया कि हमने बीएड किया 1 साल का, फिर 1 साल का एमएड किया और तब टीचर एजुकेटर बने। ये प्रचलित रही है ये बात। और बिहार को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय के अलावा बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षा विभाग नहीं है, शिक्षा संकाय नहीं है। क्या मतलब है इसका? यदि आपके यहाँ अन्य सभी विभाग हैं, दर्शन आप पढ़ा रहे हैं, अरबी फारसी उर्दू पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे, इतिहास भूगोल पढ़ा रहे, कौन सा पाप शिक्षा शास्त्र ने किया है कि आप इसके लिए कुछ भी सोचने को विवश नहीं हो रहे हैं? तो देश भर के विश्वविद्यालयों की यही दशा थी, एक विभाग उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। आप सब जानते हैं कि बिहार में जो 66 शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान हैं, वर्ष 1960 यानी पूरे 60 वर्षों में एक नया संस्थान नहीं खुला। जो अभी 8 खुले भी हैं वो वर्ल्ड बैंक के पैसे से उनकी बिल्डिंग बनी है, केवल उनका भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता है। तो ये जो 8 बने वो भी इसलिए बने कि विश्व बैंक से वित्त पोषित थे, अन्यथा सरकार ने कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की। और इस राज्य को जरूरत कितने संस्थाओं की है? 356 है आज, 66 अपने घटा लीजिए, 290 प्राइवेट, विश्वविद्यालयों के 10 घटा लीजिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों ने भी ये सोचा कि चलो इससे कुछ पैसा आ रहा है, कॉलेज के प्रिंसिपल को लगा कि डेवलपमेंट फंड के लिए कुछ राशि आ जाएगी। तो दूसरे विभाग के एक प्राध्यापक को आप दे रहे हैं 70,000, 80,000, एसोसिएट प्रोफेसर को 1.5 लाख, और जो शिक्षा संकाय का प्राध्यापक है उसको 35,000 देने में भी आंधी आ रही है। तो ये जो समझ है शिक्षा शास्त्र को लेके भारत में बनी हुई, वास्तव में यह दस्तावेज इस समझ पर इतनी तेज कुठाराघात करता है कि यदि आप बर्दाश्त कर सके तब तो ठीक है, नहीं तो चकनाचूर होना ही है। चकनाचूर इस अर्थ में कि अब 4 वर्षीय शिक्षा कहां दी जाएगी, जहां पहले से स्नातक की पढ़ाई हो रही, यानी कॉलेजेज में। सरकार पर दबाव, आप सब जानते हैं कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में से 90% निजी क्षेत्रों में है, यानी प्राइवेट बीएड कॉलेज है। बिहार में 290 हैं, यानी 290 कॉलेज की जरूरत थी इस राज्य को, सरकार ने एक भी नहीं खोला। तो जिनको अवसर मिला, मौका मिला, उन्होंने इस गैप को भरने के लिए, अपना दुकान पानी चलाने के लिए अपने आप को स्थापित कर लिया। तो भाई आप जब काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से बताइए कि आज की तिथि में बिहार का एक भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ऐसा है जो एनसीटी के अकादमिक मानकों पर खरा उतरता हो। यह तो अद्भुत राज्य है हमारा, जो एमएड की पढ़ाई कराता है और कहता है कि हमको न किसी एसोसिएट की जरूरत है, न प्रोफेसर की जरूरत है, हमको जिससे मर्जी उससे पढ़वा लेंगे। अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले जो हमारे अध्यापक शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, वहां आपने डीपीओ को चार्ज दे दिया, कहा कि यही हमारे प्रिंसिपल रहे।
भाई वो प्रिंसिपल होने की योग्यता नहीं रखते। एनसीटीई का यदि प्रावधान एक सरकारी संस्थान पर लागू नहीं होगा तो क्या एनसीटीई में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ निजी संस्थाओं के लिए बना हुआ मानक है? मुझे कोई दिखाए 1995 के एनसीटीई के मानक को। आपको 6 साल नहीं 8 साल का समय एनसीटीई ने दिया। 2013 में आपने मांग की थी, आपको 8 साल का समय मिला। सरकार अपनी इच्छा पूर्ति इच्छा के हिसाब से काम करेगी। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा, निजी संस्थाएं आएंगी तो चिल्लाएंगी। अब इस नीति के आने के बाद जब 4 वर्षीय हमारा पाठ्यक्रम हो जाएगा तो उन कॉलेजों का हिस्सा बनाना मजबूरी होगी, आपको रखना पड़ेगा वहां, या जो हमारे स्टैंड एलोन संस्थान है इनको और खुलना होगा। यानी अब अगल बगल से जो कक्षाओं से बच्चे निकलेंगे, एक शिक्षा शास्त्र वाले का दरवाजा भी उसी कॉरिडोर में खुलेगा जो एक इतिहास प्रतिष्ठा वाले का जिस कॉरिडोर में खुलता है, या भौतिक विज्ञान प्रतिष्ठा वाले का खुलता है। शिक्षा शास्त्र के कमरे का या कक्ष का दरवाजा भी उसी कॉरिडोर में, उसी बरामदे में खुलना है। इसलिए यह जो 4 वर्षीय व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छी है। 2 और 1 वर्ष का भी प्रशिक्षण है, लेकिन इनके लिए समय समय पर विशेष क्षेत्रों के लिए आवश्यकता पड़ सकती है हमें। जैसे मान लीजिए हम समावेशन की बात कर रहे हैं, समावेशन के लिए हमें विशेष शिक्षा में ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो 4 वर्षीय ऐसा पाठ्यक्रम करके आए हैं जो विशेष शिक्षा से संबंधित हो। उनके लिए ये 2 वर्ष का प्रशिक्षण बीएड का होगा, क्योंकि वे पहले ही 4 वर्ष दे चुके हैं। और 1 वर्षीय बीएड अति विशिष्ट लोगों के लिए भी रखा गया है, लेकिन ये मशरूम ग्रोइंग नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ये उस नवाचार पर आधारित होगा और उन जरूरतों पर आधारित होगा जिसकी जरूरत यह राष्ट्र या कुछ राज्य महसूस करेंगे। इसलिए एकदम मान के चलिए कि जो 17 तरह के पाठ्यक्रम एनसीटीई ने आज बना रखे हैं, 4 साल का पाठ्यक्रम तो अभी भी हमारे पास था, आज से थोड़ा ही है। 4 साल का बीएड, बीएससी एड आरआईज में नहीं है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इसकी पढ़ाई तो कब से हो रही है। और 4 साल का बीएलएड दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित नहीं है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर इसकी जरूरत आम क्यों पड़ी? क्या एनसीटीई का जो अनुलग्नक है उसके 13 में 4 साल के पाठ्यक्रम का जिक्र नहीं है? फिर 16-17 में ये 4 साल का आईटीपी कहां से आ गया? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? और जो आपने 13 में रखा है वो क्या है? तो ये जो खंड खंड पाखंड बना रखा है अध्यापक शिक्षा का, इसको एक समेकित करने की आवश्यकता है। और ये जो 4 वर्षीय कोर्स जब होगा तो इसमें हमको अब मान लीजिए 3 तरह के शिक्षकों की आवश्यकता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि पहले 5 साल के लिए यानी प्री स्कूल और पहली कक्षा दूसरी कक्षा को जोड़ के हमको एक तरह के शिक्षक की जरूरत है। हमको एक ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो तीसरी से 8वीं तक पढ़ा सके। हमको एक ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो 9वीं से 12वीं तक पढ़ा सके। तो हमारे पास ये 4 वर्ष के 3 पाठ्यक्रम होंगे, या हो सकता है कि 9वीं से 12वीं के लिए हम विशिष्ट पाठ्यक्रम रखें, या 11वीं 12वीं के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम रखें। तो ये तो अभी अतीत मतलब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस 4 वर्षीय कोर्स का आना निश्चित तौर पर इस विषय की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी था। नहीं तो कमाल देखिए कि आपने यदि एमएससी कर लिया किसी विषय में तो आप जैसे ही सीएसआईआर कर लें, जो एमए करते हैं वो नेट कर लें, प्राध्यापक हो जाए। और एक अध्यापक शिक्षा वाला क्या करेगा? एमए करे, 2 साल का बीएड करे, फिर 2 साल का एमएड करे, 4 साल ज्यादा लगाए, और तब नेट करे और तब प्राध्यापक हो। अरे इतने बड़े विद्वानों की जरूरत अध्यापक शिक्षा को हो गई कि डुअल बैचलर डिग्री, डुअल मास्टर डिग्री, पहले बैचलर किया फिर बैचलर इन एजुकेशन किया, पहले मास्टर किया फिर मास्टर इन एजुकेशन किया। भाई इतने भारी विद्वानों की जरूरत, और जब वेतन देने की बारी आती है तो दोनों को बराबर। अच्छा ये भी कमाल है, यूजीसी कहता है कि यदि आपने एमएड कर लिया तो आप पात्र हो गए। बीएड करने के बाद कोई विद्यार्थी एमएड करता है सीधे, एमए न करे, एमएससी न करे, तो उसको यूजीसी नहीं रोकता। यूजीसी की जेआरएफ और नेट दोनों आप क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी आप पात्र हैं प्राध्यापक होने के। सड़क के इस पार पहले होता था आईटीओ में दिल्ली में, उस तरफ है यूजीसी और इस तरफ है एनसीटी का ऑफिस पहले होता था, अब तो चला गया द्वारिका। लेकिन सड़क के इस पार उस पार में नीतियों को देख लीजिए, नियमों में क्या परिवर्तन था कि इस बार एनसीटी के पास आइएगा तो कहेगा ना ना ना, आप हमारे यहाँ प्राध्यापक नहीं हो सकते, हमारे यहाँ तो डबल मास्टर होना जरूरी है। अरे भाई अभी यूजीसी ने हमको कहा कि तुम पात्र हो उच्च शिक्षा में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक होने में, और आप हमको कह रहे हैं कि तुम कुपात्र हो, अभी सुपात्र नहीं हुए।
तो इस तरह अब 4 वर्ष का जब आप कोर्स करके 1 साल का मान लीजिए एमएड करते हैं, आप एमए करते हैं, तो आप बराबरी पर आएंगे। तो इसलिए इतिहास से जो सीख मिलती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है किसी भी नीति में। और इस नीति ने ऐसा नहीं है कि अपने वर्तमान के लिए आंखें बंद रखी हैं। आप चाहे जितनी कुछ कहते रहिए, इस नीति ने अपने वर्तमान को देखा और समझा है और उस लिहाज से अपनी कुछ अनुशंसाएं दी हैं। जो अनुशंसाएं इसमें हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी अनुशंसाएं लागू हों, हम इसके सहभागी बने। विमर्श होगा, बहुत सी ऐसी इसमें बातें हैं जो समय के साथ साथ हटेंगी, परिमार्जित होंगी, इसका परिष्करण किया जाएगा, वो होगा। लेकिन पहले ही दिन अभी बच्चा जन्मा तब तक आपने कहा कि दौड़, अरे ये कौन, किस प्राकृतिक नियम के तहत आप एक तरफ आप कहते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको मानिए, और दूसरी तरफ जन्मने वाले एक बच्चे को कहते हैं कि तू दौड़, और दौड़ ऐसे नहीं 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड में दौड़ जा, संभव नहीं। इसलिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है, प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इसको और इसके बरबक्स जो हमारे दूसरे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं उनका मनन चिंतन करना चाहिए, उस पर अपनी दृष्टि भी बनानी चाहिए। अब कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, आप मेरी भी बात मत मानिए, आप मेरी भी बात मत मानिए, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, मैं अपने हिस्से का सच रख रहा हूं जो मैंने समझा है। आप अपने तय उसको समझिए, अपनी तरह से सोचिए और जानने की कोशिश करिए कि यह दस्तावेज सच में आज के 20 साल बाद, यदि इस नीति को अगले साल से आपने स्कूल में और सब जगह लागू कर दिया 2021 से, तो 15 साल बाद यानी 2036 में ही इस नीति के आलोक में लगातार रहने वाला एक बच्चा आपको मिलेगा। तब आप आकलन कर सकते हैं कि 15 वर्षों के बाद उस बच्चे में क्या भारतीय हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारी चुनौतियां थी 21वीं सदी की 2020 में, उससे निपटने की 2036 में हमें योग्यता दी या नहीं दी, या 2036 की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने की योग्यता उसको मिलती है या नहीं मिलती है। महज 1 साल में किसी नीति का आकलन कर लेना या प्रारंभ में ये कहना कि इसमें तो ये गलत है, गलतियां हैं इसमें, मैं भी जानता हूँ, पढ़ते हुए मैंने भी महसूस किया है कि कई जगह पर गलतियां हैं और उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सिरे से किसी दस्तावेज को कहिए कि आप इसको कूड़ेदान में डाल दीजिए। भाई उन दस्तावेजों को भी कूड़ेदान में डालने की फिर जरूरत है जिन दस्तावेजों की अनुशंसाएं लागू नहीं हो सकी, उनका क्या करें हम? तो ये सिर्फ बीएड में पढ़ाने के लिए है, क्योंकि कोठारी आयोग की अनुशंसा पढ़ा दीजिए और मुदालियर कमीशन की अनुशंसा पढ़ा दीजिए। एक ने कहा कि नवोदय विद्यालय शुरू करिए, राममूर्ति कमेटी ने कहा था कि बंद कर दीजिए, तो कहाँ आपने मान लिया कि नवोदय विद्यालय को आपने बंद किया? कहा जाता रहा है नवोदय में संस्कृत पढ़ाइए, कहाँ आपने मान लिया? अब कहाँ नवोदय में संस्कृत पढ़ा रहे हैं? इसलिए ऐसा मत कहिए। जो चर्चा होती है, जो विमर्श चलता है, उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। समय सापेक्ष कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती हैं। आगे का दिन भी हम ही लोगों के हाथ में। यह नीति कैसे लागू होगी, इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से कल की अवतार को आना था वो आके चले गए। मुझे लगता है कोई अवतार आने वाला नहीं है। जो काम करना है हम ही आपको करना है, हमको करना है, हमारे बाद की पीढ़ी को करना है। यदि हम ही पहले से नीति नई से शुरू करेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए ये देखना होगा कि हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, शिक्षा को लेकर विशेष करके, उन चुनौतियों का सामना करने के जो तत्व इसमें रखे गए हैं या शामिल हैं, हम उनको लेके उनको अपना औजार बना के निकल चलें। तकनीकी आज हमारी जरूरत हमें मानना होगा। मैं गांधी जी की बातों के साथ पूर्ण सहमत हूं। वो कहते थे कि मैं मशीन का विरोधी नहीं हूं, मैं वैसे मशीन का विरोधी हूं जो मनुष्य को दास बनाता है। हमें तकनीकी का दास नहीं बनना, लेकिन तकनीकी को जो आज नहीं सीखेगा, जो आज नहीं जानेगा, मैं यदि आज न जानता तो आपके साथ कनेक्ट होकर अभी बात नहीं कर सकता था। जितने लोग अभी हैं जिनके साथ अभी इस शाम में जो अच्छी चाय पीने का एक वक्त है, उस समय आप मेरी ये गरम गरम बातें सुन रहे हैं, तो ऐसे में इस तकनीकी का उपयोग तो है ही। लेकिन इस तकनीकी ने ये नहीं कहा था कि तुम अपना सत्य उद्घाटित कर दो। कोरोना में हमने अपना सत्य उद्घाटित कर दिया कि शिक्षा का क्या मतलब है भारत में, पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा लेना। हमने यही किया है ना। लॉकडाउन में क्या किया? हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? कैसे सिलेबस पूरा हो जाए और कैसे परीक्षा होगी। अरे शिक्षा शास्त्र की किस किताब में आपने शिक्षा की यह परिभाषा पढ़ाई है कि शिक्षा का अर्थ पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा संचालित करना है, जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कोरोना में परेशान हुए जा रहे थे। तो इस तकनीक का भी हमने उपयोग किया, तो उन्हीं सीमित अर्थों में, जिस अर्थ में हम शिक्षा का प्रयोग करते रहे हैं।
क्या करना है, क्यों कर रहे हो एक बीए, तो प्रतियोगी परीक्षा देनी है। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इस दस्तावेज में आपको बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई देंगे। जाके हुई भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, आप जिस भाव से इसको देखेंगे इस दस्तावेज को, वो भाव इसमें दिखेगा। मुझे इसमें वो ताकत और वो साहस दिखाई देता है कि यदि हमने इसका उपयोग ठीक से किया और इसको लागू करने के लिए संघर्षरत रहे, सरकार को चेताया कि तुमको लागू करना ही है। वैसे नहीं जैसे हमने समान स्कूल प्रणाली आयोग की रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई थी, और हमने तो 2007 में मुचकुंद दुबे कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें मैं शोध समन्वयक के रूप में था, इसलिए मैं जानता हूं उस समय की कहानी। यदि उस समय उसे लागू किया गया रहता तो 16,500 करोड़ रुपए की मात्र हमने अतिरिक्त मांग की थी, और उसमें हमें आज की तरह नियोजित शिक्षकों की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आप 34,000 करोड़ का अपना बजट बना के भी समान स्कूल प्रणाली आयोग को लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमारी साइकिल योजना पसंद आई थी, हमारा गणवेश पसंद आया था, वो इस सरकार इस राज्य में लागू है। वो भी समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसाओं में से था कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस स्तर की बच्चियों को, लड़कियों को साइकिल दी जानी चाहिए और छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कई ऐसी बातें हैं। मुझे लगता है कि अब 90 मिनट आजकल की जो फिल्म होती है उतना भर समय हम लोगों ने ले लिया। राहुल जी, एक अंतिम प्रश्न सर। जी सिर्फ शॉर्ट में सर, क्या यह शिक्षा नीति जो है सर, वह बेहतर राष्ट्र के निर्माण में सक्षम है? एकदम संक्षिप्त टिप्पणी सर। देखो, बेहतर और बुरा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं वैसे ही गुणवत्ता शिक्षा का भारी विरोधी हूं। मैं शिक्षा को शिक्षा मानता हूं, उसके साथ गुणवत्ता का विशेषण नहीं लगाना चाहता। इस दस्तावेज में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, तो वहां तो मेरी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं हैं। और शिक्षा शास्त्र की किसी भी किताब ने अभी तक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिभाषा भी हमको नहीं पकड़ाई कि हमारे क्लास का बच्चा पूछे कि सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में क्या फर्क है। अब आप लोगों को भी पूछना चाहिए डीएलएड की परीक्षा में और बीएड की परीक्षाओं में एक ये सवाल कि शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के फर्क को स्पष्ट करें। तो मुझे लगता है कि मुझे ये समझने में आसानी होगी। अभी तो हम लोग जानते हैं कि कोई सूती कपड़ा खरीदने जाते थे, एक दुकान में कहते थे कि सूती का शर्ट का कपड़ा दिखाइए, तो उसने एक दिखाया, फिर हम कहते थे कि जरा इससे बढ़िया क्वालिटी का जरा दिखाइए, तो सूती में ही उससे अलग किस्म की सूती का वो दिखा देता था। तो मेरे लिए भाई ये किस्म है, अलग अलग किस्म की हैं, अलग अलग किस्में होंगी शिक्षा की, हो सकता है। लेकिन ये गुणवत्ता वाला जो खेल है वो तो सिलेंडर है कि अब आप मृत्यु शैया पर हैं, अब आप प्रकृति से दिए गए ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए आपकी नाक में खरीदा गया ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया। ये मेरी अपनी मान्यता है। बेहतर देश और बेहतर भारत के संदर्भ में एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि यदि इस नीति को आपने ईमानदारी से लागू होने दिया और हम सब ने उसमें लागू होने के लिए सकारात्मक नजरिए से अपने आप को प्रस्तुत, लगता है संपर्क हमारा सर से टूट गया है, फिर से सर कनेक्ट हो रहे हैं। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? लगता है संपर्क फिर से सर से टूट गया है। अमित जी, अमित जी आप मुझे सुन रहे हैं? तो यह थे हमारे साथ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के डीन डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे अपनी दृष्टि डाली और हमें यह समझाने का प्रयास किया कि यह शिक्षा नीति हमारे लिए कैसी है, हमारे राष्ट्र के लिए कैसी है। इसके विभिन्न मुद्दे जो थे, जैसे प्राथमिक शिक्षा का मुद्दा हो,
या फिर माध्यमिक शिक्षा का मुद्दा हो। साथ ही साथ इसका बहुत बड़ा भाषा विमर्श का भी मुद्दा उन्होंने इसमें हम लोग के समक्ष रखा और उन्होंने यह बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसकी संभावनाएं क्या हैं और उसकी चुनौतियां क्या हैं। हम सर का आभार प्रकट करते हैं। सर तो हमारे साथ अभी है नहीं, लेकिन फिर भी सर का हम आभार प्रकट करते हैं कि वह हमारे लिए अपने समय में से कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए और अपने दृष्टिकोण से हमें यह समझाने का प्रयास किया, यह नई शिक्षा नीति जो है वह आगामी राष्ट्र निर्माण में कैसे सहायक सिद्ध होगी। डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभार और आप सभी दर्शकों का भी आभार कि आप लगभग 1.5 घंटे से जुड़े रहे और हमारी बातों को ध्यान मग्न तरीके से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।